हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारियां? आई एम अज्यूमिंग अच्छी ही चल रही होंगी, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं और उसके बाद हमारे आरआरबी एनटीपीसी के साल 2025 के जो एग्जामिनेशन हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो गाइज, इसीलिए आज का हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि काफी ज्यादा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि इस साल आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं। गाइज, इस वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 5 जून के पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। और यस, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो बार बार रेलवे के द्वारा इन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो यू कैन एक्चुअली अज्यूम एंड हैव एन आइडिया कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 5 जून के पेपर में पूछे जाएंगे, वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो गाइज, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, एंड तक पूरा देखना है, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड गाइज, साथ ही साथ नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बट उसके साथ साथ अब जैसे कि आपको पता है एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, पर ये तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। सो गाइज, सिलेबस आप सबके हाथ में है, आई एम रियली श्योर अबाउट इट। लेकिन होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं, एंड क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं तो गाइज हमें एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनसे ही रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो गाइज, आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम आज के इस वीडियो में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इतने सारे मार्क्स दिलाएंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो प्लीज गाइज, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और यस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करके आपको वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो कि हम टाइमली बेसिस पर हमारे चैनल पर लेकर आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग गाइज। अब हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एनटीपीसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, लेट्स लुक फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको इस साल आरआरबी एनटीपीसी के होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। और ऐसे टॉपिक्स हम जो आपको बताएंगे जो कि आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे और आपकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके। सो गाइज, कम से कम कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स जो अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो तो आप अच्छे से पढ़ लेना। सच्ची भाषा में कहूँ तो अच्छे से घोल के पी जाना, बिकॉज दैट्स द ओनली वे कि आप अपने कुछ सर्टेन लिमिट तक अपने मार्क्स 100% रिजर्व कर लोगे अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो। सो लेट्स बिगिन विद जनरल अवेयरनेस, कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक होता है ना गाइस, अथाह सागर की तरह है जो कि खत्म ही नहीं होता। उसके टॉपिक्स और उसके सिलेबस की जब भी हम उठा के देखते हैं तो इट्स लाइक इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दैट दे एंड अप ईदर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग और प्रिपेयरिंग नथिंग, एंड इधर से उधर बेचारे होते रहते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसीलिए गाइज, उस चीज को कम करने के लिए और उस पेन को कम करने के लिए हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं। वो टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना। सो स्टार्टिंग विद करंट इवेंट्स, आपको क्या करना है, जो भी करंट इवेंट्स होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज दैट्स द वन जो कि आपको हेल्प करने वाला है। नेशनल हो जाए या इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस हो या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, आपको सारे ही इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि डे टू डे बेसिस में एक्चुअल में आपकी सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है। इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गए, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया हो गया, जनरल साइंस हो गया और लाइफ साइंस हो गया। लाइफ साइंस और जनरल साइंस जो आपको प्रिपेयर करनी है गाइज, वो सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक ही करनी है, 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक ही करनी है।
उससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा डीपली आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल होता है सीबीएसई का, लेट मी जस्ट टेल यू, आईसीएसई वाले अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो सीबीएसई का जो 10th स्टैंडर्ड तक का जो लेवल होता है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और पूरी दुनिया का, वो भी आपको सारा का सारा देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा बात करें इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी तो आपको पता ही होना चाहिए, और क्योंकि हम भाई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, बिकॉज यू एक्चुअली आर एक्सपेक्टेड टू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट लेवल का किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, बट एट दिस पॉइंट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो देन यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज थिंग्स। तो ये चीज आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा बात करते हैं अगला कॉन्स्टिट्यूशन की। तो गाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें बोरो करी गई हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि आजकल एआई का इतना ज्यादा प्रचलन हम कह सकते हैं हो रहा है, और एआई किस तरह से हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, या इज इट लाइक अ बूम और अ बेम, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा बात करें तो स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी इंडिया जैसे उसमें भी काफी ज्यादा एडवांस चीजें लेकर आ रहा है। तो उसमें जो भी इंडिया जिस भी लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन रेल्स हों या फिर जिस तरह के टनल्स वगैरह वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है और आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। इसके अलावा गाइज यूएन और अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यूनाइटेड नेशन इज समथिंग कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, या किस साल उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो पूछ लिया जाए, या उसकी मेंबर कंट्री के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इसके अलावा अदर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, या फिर दीज एर्डा एंड एवरीथिंग, ये सारे जो होते हैं, ये भी आईएमएफ हुआ, ये सारे जो होते हैं ये भी एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशंस, योर रेलवे एग्जामिनेशन। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज आईएमएफ इज समथिंग विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि इंडिया और वर्ल्ड का लार्ज स्केल पे, या फिर किस तरह से क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको देखना है। बेसिस ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, कॉमन एब्रीविएशंस हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, इंडिया में किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किस तरह और जो ये जो वाटरवेज और रेलवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हैं, ये किस तरह से चलते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बहुत जो हमारी फेमस पर्सनालिटीज हैं, हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान तक खो दी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी फिर फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गए इंडिया के, और कुछ ऐसी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में मौजूद हैं, और उनसे रिलेटेड जो मेजर स्कीम्स हैं, वो सारी चीजें भी आप प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो जनरल अवेयरनेस में हमें आपको बताने थे। ये तो था गाइज इंग्लिश में। अगर आपको इसका हिंदी का वर्जन चाहिए, सो यहाँ पे गाइज उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए डाल दिया है। एक एक टॉपिक इसमें मौजूद है जो कि अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, सामान्य जागरूकता में क्या क्या पूछा जा सकता है, सो हिंदी में यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान, जीवन विज्ञान, जो कि आपका 10वीं सीबीएसई बोर्ड तक के लेवल का ही पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक
एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर हो रहा पर्यावरण के मुद्दे जो हैं वो सारी चीजें, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग की चीजें, सामान्य संक्षिप्तियां जिसे हम एब्रिविएशंस का नाम देते हैं, भारत में परिवहन प्रणाली जो भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां जो हैं, ध्वजपोत यानी कि फ्लैगशिप जो होता है, सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि। तो ये सारा गाइस सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि डेफिनेटली आपको आरआरबी एनटीपीसी के इस साल के पेपर में पूछा जाएगा। आप प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना सो दैट यू नेवर मिस एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन योर एग्जाम। इसके अलावा गाइज टॉपिक की ही हम बात करें तो छोटा छोटा हमने यहाँ पर मेंशन करा है। अगर आपको कुछ लगता है दैट वी हैव फॉरगॉटन एनीथिंग तो आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, वी विल ऐड दैट ऑल अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो जैसे कि टॉपिक्स की बात करी तो गाइस साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, मेजर मॉन्यूमेंट्स हो गए और उनके क्रिएटर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गया, डांस हो गया, कौन से स्टेट का कौन सा डांस फेमस है, कहाँ किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, डिस्कवरीज हैं, डिजीजेस हैं, फेमस बैटल्स, 1857 का वो फेमस रेवोल्यूशन, फाउंडर्स, मूवमेंट्स, सत्याग्रह मूवमेंट, और फर्स्ट इन प्रोडक्शन मतलब कौन सा स्टेट क्या प्रोड्यूस करने में फर्स्ट आता है, वो सारी चीजें। इसके अलावा गई सेंसस हो गया, आरबीआई बैंक हो गया, और जो नॉर्मल हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनसे रिलेटेड चीजें, इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया और सेंसस सर्वे हो गया। गाइस इससे रिलेटेड वीडियोस वैसे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू विजिट द चैनल, स्क्रॉल डाउन अ लिटिल एंड यू विल गेट सम वीडियोस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और क्योंकि इजी लैंग्वेज में है तो आपको वन लाइनर्स के फॉर्म में है तो आपको याद रखने में भी आसानियत होगी। इसके अलावा गाइस माउंटेन्स हो गया, रेलवेज हो गया, सबमरीन्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, आर्टिकल्स, वाटरवेज, डेज एंड डेट्स, रिवर्स हो गया और उनके ट्रिब्यूटरीज जो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन से किए गए हैं, कब कब किए गए हैं और उनके तहत क्या क्या हुआ है, नेशनल हाईवेज हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मिसाइल्स हो गई, वेरियस मिसाइल जो कि इंडिया ने रिलीज करी हैं आज तक, नेशनल पार्क्स हो गया, महात्मा गांधी जी के बारे में हो गया, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज हो गया, डीआरडीओ हो गया, नेशनल रिजर्व्स हो गया, टेम्पल हो गया, इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस साइंस न्यूमेरिकल आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। चंद्रयान जो 1 2 3 सारे ही आपको अच्छे से देख लेने हैं, उनके चंद्रयान मिशन क्या रहे हैं और उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ है इंडिया को। इसी के साथ साथ गाइस मंगलयान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट चंद्रयान है उतना ही इंपॉर्टेंट मंगलयान भी है। इसके साथ साथ सैटेलाइट्स जितनी इंडिया ने आज तक प्रिपेयर करी हैं, छोड़ी हैं और उनका क्या आउटकम रहा है, वो चीज भी आपको देख लेनी है। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स देखनी है आपको, क्योंकि अलग अलग इंडियन स्टेट कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की गवर्नमेंट स्कीम लाता ही रहता है और उसके तहत कोशिश करते हैं कि इंडिया के नागरिकों की हेल्प करी जाए, उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प किया जाए। तो वो सारी जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडा वगैरह, ये सब जो हो गए, ये कौन कौन से जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा गाइस कोट्स एंड सेइंग, किसने कौन सा कथन कहा है, क्या सेइंग है, जैसे कि कुछ इस तरह के कथन आते हैं आपके एग्जाम में कि जय हिंद किसने कहा था, या फिर स्वराज ही मेरा एकमात्र अधिकार है, स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के कथन किसने कब और कहाँ कहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
क्योंकि इससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि उसमें आपको क्या किया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किसने दिया है। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड चीजें याद रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी हैं वो देख लेनी है, कौन सी है, कहाँ है, कब उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो देखने हैं, चेस के जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनके बारे में देखना है। फुल फॉर्म्स जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बिल्कुल पढ़ना मत भूलना। इसके अलावा सिटीज हो गया और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख लेना है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम देखना है, पंचायती राज के बारे में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं, और अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक्स हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स। अब हम देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 5 जून के आने वाले आपके आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो गाइस सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक भी मिस मत करना। ओके गाइस, सो क्विकली लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि इन विच मंथ डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स 90th रिमेम्बरेंस फेस्टिवल। सो गाइस 90th रिमेम्बरेंस फेस्टिवल जो है वो आरबीआई का मनाया गया था साल 2024 में और 1 को। सो 1 2024 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज, उड़ान योजना के बारे में पूछा गया था कि ये जो उड़ान योजना है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट करी गई है। सो गाइज उड़ान योजना जो है ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसके द्वारा शुरू करी गई है। और उड़ान से यहाँ पर मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। तो गाइज ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि व्हेन इट कम्स टू कि उड़ान योजना क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए उड़ान का मतलब क्या है। सो UDAN यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। सो ये जो है ये बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, यानी कि इट इज एन RCS विच इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको गाइस 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि कब इसको लाया गया था, 21 अक्टूबर 2016 को। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? सो गाइस इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और और अगर हम बात करें कि इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो कौन है, सो गाइस इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज AAI। सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। So next question is in 42nd constitutional amendment tribunal which is related to which part। ठीक है, 42nd जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्रिब्यूनल है ये किस पार्ट से रिलेटेड है। सो गाइज अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल में मौजूद हैं इससे रिलेटेड चीजें, सो गाइज आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल आ जाता है आपका फिर 323A एंड 323B। सो 323A एंड 323B तो आर्टिकल है जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्रिब्यूनल की चीजें मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सा भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सो गाइस भाग 14 यानी कि पार्ट 4 में वो चीजें मौजूद हैं। सो द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट विच इज लाइक 14A। ठीक है, 14A एंड आर्टिकल 323A टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आर्टिकल 323A जो है ये बेसिकली एम्पावर करता है पार्लियामेंट को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय नवंबर 2024। सो गाइस नवंबर 2024 की अगर हम बात करें तो जब से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तब से लेके नवंबर 2024 तक कम से कम 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। अमेंडमेंट से मेरा मतलब है वो सारे चेंजेस जिसमें कुछ भी चाहे एडिट हो रहा हो, किसी भी तरह का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें अब तक जितनी बार करी गई हैं इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 100 प्लस विच इज 106 टाइम्स। तो 106 बार अब तक ये किया जा चुका है। सो गाइज 106 इज द करेक्ट आंसर।
जिसमें गाइस हर एक अमेंडमेंट जो है वो हाईलाइट करता है जो भी अडेप्टेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, मेकिंग इट अ ट्रूली लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट रिटन देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग रिटन देयर। जो भी चीज इसमें की जाती है वो सच में लेकर आई जाती है अप टू लाइफ इन द रियल वर्ल्ड। और अगर हम बात करें कि लास्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कब किया गया है, सो गाइज लास्ट अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था 28 सितंबर 2023 को। सो ये डेट भी आपको याद रखनी है, बिकॉज दैट वाज द डेट व्हेन द लास्ट अमेंडमेंट वाज मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द लास्ट अमेंडमेंट अगर आपको डेट पूछ ली जाती है, so you should know the date. It is 28th of September 2023. Okay, next question. Where is the headquarters of the international court situated? So guys, international court का जो headquarter है वो है आपका नीदरलैंड में मौजूद। ठीक है, नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है हेग। आई थिंक इसे हेग ही बोलते होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। इज इट लाइक हगवे नेदरलैंड और व्हाट? सो यस, दैट्स द प्लेस जहां पर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट मौजूद है। सो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और दैट इज द ओनली प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन ऑर्गन जो कि न्यूयॉर्क सिटी पे बेस्ड नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे नहीं पता थी। आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो इट और नॉट, पर यस मैं बताना चाहूंगी आपको, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा सो दैट आपको पता रहे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि विच पास कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। क्योंकि ये वाला जो इस पास के बारे में पहले भी रेलवे ने सवाल किए हैं, पहले भी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को गाइज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, दैट विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर एंड लेह एंड वेयर इज इट लोकेटेड। So guys, basically when we talk about the name of that pass, तो guys उस उसका नाम है जोजीला। ठीक है, ZOJILA। सो जोजीला बेसिकली इज अ माउंटेन पास। ठीक है, जो कि हिमालयाज में लोकेटेड है, जो कि लद्दाख में मौजूद है। और जोजीला जो है ये श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है। बेसिकली श्रीनगर एंड लेह आर कनेक्टेड बाय जोजीला। और ये कश्मीर की जो वैली है उसकी वेस्ट से लेके द्रास और सुरू वैलीज तक कनेक्ट करता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। और जो इंडस वैली में भी मौजूद है उनको भी कनेक्ट करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट जोजीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता दैट नीलम संजीव रेड्डी इज दैट पर्सन जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द फाउंडर ऑफ द प्रेयर सोसाइटी, यानी कि प्रार्थना समाज। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की गाइज जो फाउंडर है जिन्होंने उसको लेकर आया है वो है आत्माराम पांडुरंग। सो आत्माराम पांडुरंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज डांडी स्थान लोकेटेड। तो गाइस डांडी स्थान जो है वो एक जगह है गुजरात में जिसका नाम है नवसरी डिस्ट्रिक्ट। नवसरी डिस्ट्रिक्ट ऐसी जो जगह है गुजरात में जहां पर ये डांडी स्थान लोकेटेड है। और जो डांडी है इट्स बेसिकली सिचुएटेड इन ये जललपुर तालुका ऑफ नवसरी स्ट्रीट, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो कि इससे रिलेटेड हैं और आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो आपसे अगर कुछ पूछ लिया जाए उससे रिलेटेड। सो गाइस बात करें हम कि जो हमारे बापू के नाम से जिन्हें हम बुलाते हैं महात्मा गांधी जी को, उन्होंने ये जो दांडी मार्च शुरू करा था ये कहाँ से किया था, कब किया था? सो गाइस बेसिकली 12 मार्च 1930 वाज दैट डेट जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास एक स्थित साबरमती आश्रम है वहां से दांडी मार्च निकाला था। और वो जो मार्च किया था उन्होंने वो पैदल, क्योंकि मार्च उसका नाम रखा गया था, क्यों? क्योंकि वो पैदल किया गया था। और गाइस कुल 24 दिनों तक का वो पैदल मार्च निकाला गया था।
अब दांडी की बात करें कि दांडी जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सो गाइस दांडी बेसिकली इज अ विलेज जो कि जलालपुर तालुका नवसरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। तो ये आपको नवसरी डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है जो कि एक्चुअल लोकेशन है इस दांडी विलेज की। Okay, next question. What is the unit of quantity of time? So guys, whenever we talk about the quantity of time, so guys, mass is something जो कि उसमें कार्य करता है, because mass is the amount of matter present in any object or any body. Everything जो भी कुछ हम देखते हैं हमारे आसपास, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, बेड हो, फुटबॉल हो, ग्लास हो या फिर एयर ही क्यों ना हो, जबकि एयर हमें दिखाई नहीं पड़ती, पर गाइस इन सब का एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं मास। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सो गाइज वो शिमला में मौजूद है। सो शिमला इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ और अनुसंधान जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ लोकेटेड है, तो गाइज केंद्रीय वन अनुसंधान आपका देहरादून में है, भारतीय कृषि अनुसंधान आपका नई दिल्ली में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान आपका लखनऊ में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ रत्ना राज तरंगिनी? गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जो राज तरंगिनी है उसको लिखा गया है कलहन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो गाइज ज्ञानपीठ अवार्ड बेसिकली इंडिया का सबसे ऊंचा लिटरेरी अवार्ड है, सबसे ऊंचा, इसके ऊपर कोई नहीं आता है, जिसको हर साल दिया जाता है बाय भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ठीक है, तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट आपको नाम याद रखना है, बिकॉज दैट इज द ट्रस्ट जो कि इस ज्ञानपीठ अवार्ड को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो है ये किसी राइटर को भी दिया जा सकता है फॉर देयर एक्सेप्शनल वर्क इन लिटरेचर, और जो किसी भी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज जो है हमारी, जो 8 शेड्यूल में मेंशन है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई राइटर एक अच्छी राइटिंग लिखता है, उसके एक्सेप्शनल वर्क के लिए उसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। ओके, हु वाज द फर्स्ट वुमन हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो गाइज आशा पूर्ण देव जो है, आई थिंक इट हैज टू बी देवी, राइट? आशा पूर्ण देव जी हैं, उन्होंने बांग्ला में 1976 में उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज अवॉर्डेड द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो गाइस 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 92 ईयर ओल्ड जो अखिथम अच्युतम नंबूथरी हैं उनको दिया गया है, और ये एक इंडियन पोएट राइटर हैं जिन्होंने मलयालम लैंग्वेज में इस अवार्ड को जीता है, और उन्होंने काफी सारे लिटरली अकॉलेज अपने नाम कर रखे हैं, और उनके कुछ नोटेबल अवार्ड्स हैं जैसे कि पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला है साल 2017 में। इसके अलावा उनको साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा भी सम्मानित किया गया है साल 1973 में। और बात करें गाइस 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो गाइस 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2023 का संस्कृत के लिए जगदुरु रामभद्राचार्य जी को, और उर्दू के लिए संस्कृत के लिए अगर पूछा जाता है कि संस्कृत लैंग्वेज में किससे मिला है, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को, और उर्दू के लिए अगर पूछा जाता है तो गाइस उर्दू के लिए गुलजार साहिब को मिला है। ओके, नेक्स्ट इज वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच स्टेशन? सो गाइज वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये दिल्ली से लेके वाराणसी के बीच में ट्रैवल करती है, जिसके बीच वो कवर जो करती है, तो दिल्ली हो गया, फिर कानपुर हो गया, उसके बाद इलाहाबाद हो गया, और फिर वाराणसी। सो दिल्ली टू वाराणसी ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये ट्रैवल करती है। सो दिल्ली टू वाराणसी। Okay, next is in which state is the Pattachitra पेंटिंग स्टाइल प्रेजेंट? सो गाइस पट्टचित्र पेंटिंग स्टाइल बेसिकली कहाँ की है? ये उड़ीसा की है और वेस्ट बंगाल की है, और वहीं के लिए इसको आज के समय में भी जाना जाता है और काफी ज्यादा ये प्रचलित है, और इसका नाम वहीं के लोगों ने पट्टचित्र रख दिया था, जिसको
पट्टचित्र भी बोलते हैं और पट्टचित्र के नाम से भी ये जानी जाती है। तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही नाम से ये जानी जाती है ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में। और ये एक बेसिकली जनरल टर्म है जो कि ट्रेडिशनल जो भी क्लोथ बेस्ड स्क्रोल होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, बेस्ड इन द ईस्टर्न इंडियन, व्हाट डू दे कॉल, लाइक ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ पे इस पट्टचित्र को काफी ज्यादा इसका प्रचलन है। और ये बेसिकली एक क्लोथ बेस्ड स्क्रोल होता है जो कि काफी ट्रेडिशनल भी है और काफी पहले से इसको फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे। ओके, अगला है सेवन सिस्टर इज फॉर्म्ड बाय विच स्टेट। सो गाइस, कुल ऐसी 7 स्टेट जो कि मिलकर के एक चीज फॉर्म करती हैं जिसको नाम दिया गया है सेवन स्टेट। सो लेट मी जस्ट टेल यू द नेम्स ऑफ ऑल दो स्टेट्स जो कि मिलके बनाती हैं सेवन स्टेट्स। Okay, guys. So starting with Tripura, Mizoram, Assam, Meghalaya, Manipur, and Nagaland. So guys, these are the 7 states जो कि मिलके नाम बनाती हैं सेवन सिस्टर्स। एंड ये जो सेवन सिस्टर्स है इंडिया का, इट comprises द स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ही उसमें इंक्लूड किया गया है, और इसके अलावा कोई और स्टेट उसमें मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न यही वाली स्टेट्स मौजूद हैं। और इनके पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इन सबको अगर हम देखा जाए, इन सब के कॉमन चीजों के देखने के बाद ही इन सबको एक साथ डाल के एक नाम दे दिया गया है सेवन सिस्टर्स का। ओके, नेक्स्ट इज फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो आया था गाइज, यूआरएल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। सो यूआरएल इज बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल जो होता है ये हमारा हेल्प करता है अगर हमें किसी भी चीज को लोकेट करना है, तो हम उस चीज का यूआरएल डाल सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली लोकेट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और एनी अदर थिंग। ठीक है, अब क्योंकि यूआरएल पूछा गया है तो गाइज इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं फुल फॉर्म्स आपको बताना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। तो जिसमें सबसे पहला नंबर आ जाता है एसक्यूएल का। सो गाइज, एसक्यूएल इज बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद आता है वीडीयू। सो वीडीयू इज बेसिकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर आता है वैन विच इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आता है WWW। गाइज बहुत कॉमनली पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। आप सब अच्छे से इस चीज को याद कर लो अगर नहीं याद है तो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इसके अलावा है हमारे पास रैम। सो रैम इज बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबको ही पता होता है ये तो। रोम की बात करें तो रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड आउट की जाती है, तो रीड ओनली मेमोरी। यूआरएल जो कि बता ही दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके अलावा BCD विच इज योर बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CAD which is your computer aided design. CD is compact disc. C dot is Center for Development of Telematics. इसी तरह से गाइस, क्लास हो गया, सीडैक हो गया, डॉस हो गया, डीटीपी हो गया, एनियक हो गया, एचटीएमएल हो गया, एचटीटीपी हो गया। इन सब की फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन है, आप प्लीज पढ़ लेना, बिकॉज मैं एक एक पढ़ूंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा एंड आई सीरियसली डोंट वांट टू बोर यू गाइस। ओके गाइज, लाइकवाइज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सीपीयू की, एफएटी की, आईसी, ईमेल, बेसिक, सीआरटी, एलसीडी, एचडी, सीडी रोम, ओसीआर, एमआईसीआर और एलईडी। एलईडी अगेन बहुत कॉमन चीज है, हम एलईडी एलईडी दिन भर बोलते रहते हैं, एलईडी बल्ब, एलईडी ये, बट वी एक्चुअली डू नॉट नो द फुल फॉर्म ऑफ इट। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइज? लाइट एमिटिंग डायोड।
तो ये सारी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एक एक को मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इनको अच्छे से रीड आउट करके अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, next is again IBM, ISDN, ISP, LAN, MIME, MIPS, modem. Guys, modem भी पूछा जाता है, modulator, demodulator, NTP, ODBC और OLE. So these again are some of the important abbreviation जो कि आपको याद कर लेनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुकन्या समृद्धि योजना से है. गाइस, सुकन्या समृद्धि योजना पे एक फुल फ्लेजेड पूरा का पूरा वीडियो है चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हो. और एब्रीविएशन से रिलेटेड भी है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी है, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जल्दी से जाओ और देखो. तो बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की गाइस, तो बेसिकली सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक स्कीम जो है, ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी थी एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए. जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो सुकन्या, वो गर्ल चाइल्ड को उन्होंने नाम को थोड़ा हिंट दिया है, सुकन्या, सुकन्या, कन्या. बेसिकली ये लॉन्च करी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि उन्होंने 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करा था एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन. वो एक तरह का ट्रेंड लेकर आए थे वेयर ही वाज लिटरली वांटिंग ऑल द गर्ल चाइल्ड्स ऑफ इंडिया टू बी एबल टू रीड राइट एंड बी एजुकेटेड. तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये जो योजना थी, उसी के तहत ये सुकन्या समृद्धि योजना भी लाया गया था. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा हम बात करें कि ये किस चीज को एनकरेज करता है, तो गाइज ये एनकरेज करता है जो भी एक्सपेंसेस होते हैं गर्ल चाइल्ड के वो बेयर करता है, ठीक है. और गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के लिए और गर्ल चाइल्ड की पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए, और जो भी पेरेंट्स हैं ऐसे जो कि उनका फ्यूचर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें की गई थी, ये सारी योजनाएं लेकर आई गई थी, ठीक है. जिससे कि उसकी पढ़ाई हो गया, उसकी शादी हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि ऐसे पेरेंट्स जो उन एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पा रहे हैं उनको हेल्प मिले, और ऐसे बच्चे फिर आगे अपना भविष्य का निर्माण करें. तो दैट्स ऑल अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना. इससे रिलेटेड और भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है, आप जरूर से पढ़िएगा. कितना क्या इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना क्या पैसा लगाना है, मिलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो गाइस, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सो सीपीयू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट गाइस, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड. जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हुआ था वो कहाँ पर खेला गया था? तो 2020 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था गाइस, ये गुवाहाटी असम में खेला गया था. और गुवाहाटी असम में ये 10 तारीख से लेके 22 जनवरी, ठीक है, 10 से लेके 22 जनवरी 2020 को खेला गया था. जिसमें जो फर्स्ट आई थी वो थी महाराष्ट्र, सेकेंड आई थी वो थी हरियाणा, और थर्ड जो आई थी वो थी दिल्ली. Okay, next is the second war of Panipat happened between whom and where did it happen? So guys, बात करें कि कहाँ हुआ था और किसके बीच में हुआ था. Okay, so firstly when we talk about कि कहाँ किसके बीच में हुआ था, so guys this was fought between सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको पॉपुलरली हम हेमू के नाम से बोलते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू के नाम से जाना जाता है. और जो हिंदू किंग हैं जो कि नॉर्थ इंडिया को रूल कर रहे हैं दिल्ली से, जिनका नाम है अकबर, ठीक है. सो बेसिकली अकबर और हेमू के बीच में ये वॉर हुआ था. अब बात करें कि कब हुआ था, तो गाइज इट हैपेंड ऑन 5th ऑफ नवंबर 1556. और ये जो है ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी अकबर की जनरल्स की, जिनका नाम है खान जमान प्रथम और बैराम खान. तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज फतेहपुर सीकरी सिचुएटेड. तो गाइस, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, आगरा वहां पर लोकेटेड है.
नेक्स्ट आपसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 में थीम पूछा गया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का थीम क्या था. सो गाइस, बायोडाइवर्सिटी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉर द ईयर 2020, जिसमें गाइस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दे रखी हैं. जैसे कि मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ. 5 जून को इसको सेलिब्रेट करा जाता है हर साल, और इट वाज एस्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सबसे पहले यूएन ने इसको शुरू करा था 1972 में. ठीक है. ह्यूमन एनवायरनमेंट प्रमोट करे, ह्यूमन एनवायरनमेंट की चीजें कंजर्व करे, उन सब चीजों के बारे में ये ऑब्जेक्टिव रखता है और बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है. ओके, नेक्स्ट इज उबंटू का मतलब पूछा जा सकता है आपसे कि उबंटू बेसिकली क्या है. सो गाइज, उबंटू इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग अ लॉट दीज डेज, लेकिन काफी लोग नहीं जानते वो क्या है. सो इट इज नथिंग बट क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको नाम दे दिया गया है उबंटू. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है, प्लीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. और बात करें किसने इसको डेवलप किया है, सो गाइस कैनोनिकल के द्वारा इसको डेवलप किया गया है. और सबसे पहले इसको जब हमने इम्प्लीमेंट किया था तो इट हैपेंड ऑन 20th of October 2004. Okay, next is where is Kudankulam nuclear power project located? So guys, Kudankulam जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KNPP, ये गाइस लोकेटेड है आपका तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में. ठीक है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय एनपीसीआईएल, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, अगला है सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है. तो गाइस, सबरीमाला टेम्पल की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन केरला, इंडिया. ओके, विच रॉकेट लॉन्चर हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. तो गाइस, डीआरडीओ ने एक रॉकेट लॉन्चर डेवलप करा है जिसका नाम रखा गया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर. तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच बैंक्स आर मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ गाइस देना बैंक हो गया और विजया बैंक हो गया. ये दोनों ही बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया था. कब? 1 अप्रैल 2019 में. अब इसके अलावा गाइज 1 अप्रैल 2020 को किस किस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ. तो जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, उसका पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया. सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में कर दिया गया. आंध्रा बैंक व कोऑपरेशन बैंक जो है उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया. और इसके अलावा अंत में हम बात करते हैं इलाहाबाद बैंक की. तो इलाहाबाद बैंक का जो है गाइज वो इंडियन बैंक में विलय हो गया है. Okay, next and the last question for today we have, which countries are landlocked countries in South America. तो guys, landlocked countries जो हैं साउथ अमेरिका में वो है पैराग्वे एंड बोलीविया. सो पैराग्वे एंड बोलीविया इज द करेक्ट आंसर. ये जो कंट्रीज हैं ये वहां पर लैंडलॉक्ड कंट्रीज के नाम से जानी जाती है. So that's it guys, those were the very important GK GS questions जो कि आपको recently हुए TCS के पेपर में पूछे गए हैं. आपका RRB NTPC का जो 5 जून को पेपर होने वाला है गाइज, उसमें इसमें से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे. तो सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. जो भी टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से घोल के पी जाना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर उसके अलावा कहीं और से नहीं पूछा जाएगा. सिर्फ और सिर्फ वो ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे. सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई होप यू रियली लाइक्ड द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव. अगर आप चाहते हैं हम इस तरह के और वीडियोस लेकर आएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, सो दैट इट हेल्प अस ऑल्सो टू गेट टू नो कि what actually you guys want to see. Okay, thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates. अच्छे से prepare करो. किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो जरूर से बताओ. And yes, एग्जाम्स के लिए all the very best. Do rock.